हेलो क्लास, हम पढ़ रहे हैं न्यूट्रिशन सब्जेक्ट, जिसमें हम यूनिट 8 डील कर रहे हैं, जिसका नाम है वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट। तो हम इसमें इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस के बारे में पढ़ रहे हैं, जो हमने प्रीवियस वीडियोस में भी कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स डिस्कस किए थे। तो आज हम लास्ट जो इलेक्ट्रोलाइट्स है 2 रिमेनिंग, उसको डिस्कस करने वाले हैं, एंड दिस इज़ द लास्ट वीडियो ऑफ दिस यूनिट। सो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट जो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है वो है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम क्या होता है? About 1% of magnesium in the body is in extracellular fluid. The rest is found within the cells and in bones. The normal serum concentration of magnesium range from 1.6 to 2.6 MEQ per liter. तो जो मैग्नीशियम है, इसका जो 1% है मैग्नीशियम का, ये हमारे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड्स में प्रेजेंट होता है। एंड द रेस्ट जो होता है रिमेनिंग जो मैग्नीशियम है, वो कहाँ फाउंड होता है? हमारे बोन्स में और सेल्स में। ठीक है, सेल्स और बोन्स के अंदर प्रेजेंट होता है। तो जो नॉर्मल जो सीरम लेवल है, इसका कंसनट्रेशन जो है मैग्नीशियम का, वो कितना होता है? नॉर्मल रेंज इसकी 1.6 to 2.6 MEQ पर लीटर। ओके, क्या है नॉर्मल रेंज मैग्नीशियम की? 1.6 to 2.6 MEQ पर लीटर है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसके फंक्शंस कि मैग्नीशियम के फंक्शंस क्या है। इट इज़ एसेंशियल आयन फॉर न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन एंड कार्डियोवास्कुलर फंक्शन। ये एक इसेंशियल आयन्स होता है जो कि क्या करता है, जो कार्डियोमस्कुलर फंक्शंस होते हैं और जो न्यूरोमस्कुलर जो ट्रांसमिशन होता है हमारी बॉडी में, उसमें ये एक इसेंशियल रोल प्ले करते हैं। जैसे मसल्स कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करते हैं, हार्ट की रिदम को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं और नर्व्स के फंक्शन में एक रोल प्ले करते हैं। नेक्स्ट है हाइपोमैग्नीसीमिया। अब हाइपोमैग्नीसीमिया की कंडीशन कब आती है? जब मैग्नीशियम का लेवल अपने नॉर्मल लेवल से कम हो जाता है। ठीक है, हाइपो मीन्स कम, मैग्नीसीमिया मीन्स मैग्नीशियम मीन्स हैविंग टू लिटिल मैग्नीशियम इन द बॉडी। मतलब हमारी बॉडी में जो मैग्नीशियम का लेवल है बहुत ही कम है। द लेवल ऑफ मैग्नीशियम इज बिलो 1.6 mg पर DL। जब मैग्नीशियम का लेवल 1.6 mg पर DL से कम हो जाता है, तब हम उसको हाइपोमैग्नीसीमिया डिसऑर्डर में कंसिडर करते हैं। हाइपोमैग्नीसीमिया में बी कॉज बाय डेफिशिएंट मैग्नीशियम इनटेक, एक्सेस लॉसेस और शिफ्ट बिटवीन द एक्स्ट्रा सेलुलर एंड एक्स्ट्रा इंटरसेलुलर कंपार्टमेंट। अब इसमें क्या होता है, हाइपोमैग्नीसीमिया की कंडीशन कब अराइज होती है? जब मैग्नीशियम का इनटेक ना हो पा रहा हो, या फिर हमारी बॉडी से ज़्यादा अमाउंट में मैग्नीशियम लॉस हो रहा हो, या फिर जो मैग्नीशियम है वो एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट और इंट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट के बीच में शिफ्ट हो गया हो तब। ठीक है, तो मैग्नीशियम में क्या है, हाइपोमैग्नीसीमिया देख रहे हैं। तो इसमें क्या है, जो मैग्नीशियम का लेवल है बहुत ही कम हो जाता है हमारी बॉडी में, तब हाइपोमैग्नीसीमिया कॉज होता है। इसका जो नॉर्मल रेंज है ये 1.6 mg पर DL से कम हो जाता है। अब जो हाइपोमैग्नीसीमिया की कंडीशन कब अराइज होती है? जब हमारी बॉडी में इसकी कमी हो जाती है, जब हम इनटेक में मैग्नीशियम नहीं ले पाते हैं, या फिर हमारी बॉडी से ज़्यादा अमाउंट में लॉस हो जाता है मैग्नीशियम, या फिर जो हमारे एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट है और इंट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट है, उसके बीच में ये फ्लूइड शिफ्ट हो जाता है, तब जो कंडीशन अराइज होती है दैट इज़ हाइपोमैग्नीसीमिया। अब हम कॉमन कॉजेज़ देखेंगे इसके, जैसे अल्कोहल यूज डिसऑर्डर्स है। ठीक है, जो अल्कोहल सिंड्रोम्स इस पर क्या है, इसका एक कॉज है। माल न्यूट्रिशन है, अगर ये डाइट में नहीं ले पा रहे हैं। माल एब्जॉर्प्शन, इसका प्रॉपर एब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रहा है। अगर क्रोनिक डायरिया है तो क्या होगा, मैग्नीशियम हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। इसके बाद एक्सेसिव स्वेटिंग होगी, उसके थ्रू क्या होगा, मैग्नीशियम बॉडी से लॉस होगा। अगर हार्ट फेल्यूर हुआ तब भी, और अगर कोई सर्टेन मेडिकेशन इंक्लूडिंग सम डायरेटिक्स एंड एंटीबायोटिक्स, अगर कुछ मेडिकेशंस का हम यूज़ कर रहे हैं, जैसे कोई डायरेटिक्स है तो क्या होगा, एंटीबायोटिक्स है तो क्या होगा, जो मैग्नीशियम है वो हमारी बॉडी से रिमूव आउट हो जाएगा। तो इसके कुछ कॉमन कॉजेज़ थे। नेक्स्ट हम देखेंगे साइन एंड सिम्टम्स ऑफ हाइपोमैग्नीसीमिया। फर्स्ट साइन एंड सिम्टम इसका है इंक्रीज न्यूरोमस्कुलर एक्साइटेबिलिटी विथ मसल वीकनेस एंड ट्रेमर्स। अब इसमें क्या होगा,
जो हमारे जो न्यूरोमस्कुलर जो एक्साइटेबिलिटी होगी, इसमें जो हमारे नर्व्स है, जो मसल्स है, ये इसमें एक्साइटेबिलिटी प्रेजेंट होगी और जो मसल्स है हमारी वो वीकनेस उसमें प्रेजेंट होगी और ट्रेमर्स आने लगेंगे, झटके आने लगेंगे। इसके बाद सेकंड जो साइन एंड सिम्टम्स होगा, क्रोनिक हाइपोमैग्नीसीमिया में कंट्रीब्यूट टू हाइपरटेंशन ड्यू टू इंक्रीज वैसोकॉन्ट्रैक्शन। अब इसमें क्या होगा, अगर क्रोनिक अगर हाइपोमैग्नीसीमिया है, ज़्यादा सीवियर कंडीशन है, तो क्या होगा, हाइपरटेंशन कॉज होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वैसोकॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, जो वेसल्स है वो क्या हो रही है, नैरो हो रही है, जिसके थ्रू हाइपरटेंशन कॉज होगा। थर्ड जो साइन एंड सिम्टम्स है वो क्या है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम CNS अफेक्टेड इंक्लूडिंग कन्फ्यूजन, मूड चेंजेस, हेलुसिनेशन एंड पॉसिबल साइकोसिस। अब इसमें क्या है, जो हमारा जो CNS है इसमें कुछ इफ़ेक्ट्स दिखाई देंगे, जैसे पेशेंट को कन्फ्यूज़न होने लगेगा और उसका जो मूड है वो बार बार अल्टर्ड होगा, चेंज होगा, हेलुसिनेशन होगा। हेलुसिनेशन मीन्स क्या होगा, जो चीज़ ऑब्जेक्ट जो प्रेजेंट नहीं होगी उनके आँखों के सामने वो भी उन्हें दिखाई देगी, ठीक है। और पॉसिबल साइकोसिस, जो भी साइकोसिस होती है मतलब जो डिसऑर्डर्स होते हैं, मेंटल डिसऑर्डर्स, वो भी सारे प्रेजेंट होने लगेंगे पेशेंट में। इसके बाद हम इसका मैनेजमेंट देखते हैं। मैनेजमेंट क्या होगा हाइपोमैग्नीसीमिया का। हाइपोमैग्नीसीमिया इज डायग्नोज बाय मेजरिंग सीरम इलेक्ट्रोलाइट लेवल्स। मैग्नीशियम इज एडेड टू इंट्रावीनस टोटल पैरेंटल न्यूट्रिशन सॉल्यूशन टू प्रिवेंट हाइपोमैग्नीसीमिया। अब इसका हम क्या मैनेजमेंट करेंगे, जिस चीज़ की कमी है बॉडी में हम उसको क्या करेंगे, बॉडी में इंसर्ट करेंगे। मतलब अब मैग्नीशियम की कमी हो रही है जिसके कारण हाइपोमैग्नीसीमिया कॉज हो रहा है, तो ये इसका हमें इलेक्ट्रोलाइट लेवल क्या करना है, इसको मेंटेन करना है। तो हम क्या करेंगे, मैग्नीशियम को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, या तो इंट्रावीनस पैरेंटल रूट से, न्यूट्रिशन सॉल्यूशन से, किसी भी थ्रू हम इंटेक करवाएंगे पेशेंट को, और क्या होगा, इसका लेवल मेंटेन हो जाएगा। If client is able to eat, a mild deficiency may be corrected by increasing the intake of foods rich in magnesium supplement. Treatment is continue for several days to restore intracellular magnesium level. अब अगर client able है कि वो क्या कर सकता है, ईट कर सकता है, ओरली मैग्नीशियम को इंटेक कर सकता है, तो हम इसकी डेफिशिएंसी को करेक्ट कर सकते हैं। इसमें जो भी फ्रूट्स हम दे रहे हैं, तो हमें कौन से फ्रूट देने हैं, जो मैग्नीशियम रिच जो फ्रूट्स हैं वो हमें पेशेंट को देने हैं। मतलब मैग्नीशियम सप्लीमेंट देना है, क्योंकि हमें क्या करना है, मैग्नीशियम का लेवल इंक्रीज़ करना है। तो हमें क्या करना है, कुछ टाइम तक के इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर रखना है, मैग्नीशियम का लेवल जब तक के मेंटेन नहीं हो जाए। नेक्स्ट जो कंडीशन है इसमें हाइपर मैग्नीशीमिया। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, मैग्नीशियम का लेवल इंक्रीज होगा। इन हाइपर मैग्नीशीमिया सीरम मैग्नीशियम लेवल इज मोर देन 2.6 mg per dl, means excess amount of magnesium. These disorder primarily affected people with renal failure. अब क्या होगा, हाइपर मैग्नीसीमिया में जो सीरम मैग्नीशियम जो लेवल है वो अपने नॉर्मल रेंज से बढ़ जाएगा। तो कितना होगा ये 2.6 mg पर dl से अगर ज़्यादा इसकी रेंज हो जाती है तो क्या होगा, हाइपर मैग्नीसीमिया कॉज होगा। मीन्स एक्सेस अमाउंट ऑफ मैग्नीशियम, मतलब ज़्यादा अमाउंट में मैग्नीशियम हमारी बॉडी में प्रेजेंट हो रहा है, जिसके कारण क्या होगा, हाइपर मैग्नीशियमिया कॉज होगा। और इसके जो कॉज है मेनली क्या है, अगर रीनल फेल्यूर है तो क्या होगा, प्रॉपर फिल्ट्रेशन नहीं हो पाएगा। फिल्ट्रेशन नहीं हो पाएगा तो जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो उसका एक्सक्रीशन नहीं हो पाएगा बॉडी से, मैग्नीशियम का एक्सक्रीशन नहीं हो पाएगा, तो जिसके कारण क्या होगा, मैग्नीशियम बॉडी में एक्यूमुलेट हो जाएगा, जिसके कारण हाइपर मैग्नीशियमिया कॉज होगा। अब इसके साइन एंड सिम्टम्स देखते हैं। फर्स्ट है मसल वीकनेस, मसल्स वीकनेस होगी, कॉन्ट्रैक्शन प्रेजेंट होंगे मसल्स में, डिप्रेस्ड डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस होंगे। उसके अलावा नोजिया होगा, पेशेंट को वॉमिट होगी, और हाइपोटेंशन होगा, ब्रेडिकार्डिया होगा। ठीक है, नोजिया, वॉमिटिंग, हाइपोटेंशन मतलब जो ब्लड प्रेशर है वो डिक्रीज हो जाएगा, और ब्रेडिकार्डिया होगा, ब्रीथिंग डिफिकल्टी होगी, कार्डियक रेस्पिरेटरी डिप्रेशन होगा। ठीक है, तो कार्डियक रेस्पिरेटरी डिप्रेशन में पेशेंट जा सकता है। तो ये कुछ साइन एंड सिम्टम्स है इसमें। नेक्स्ट हम देखते हैं इसका मैनेजमेंट। अब इसका मैनेजमेंट क्या होगा, इन क्लाइंट्स विथ रीनल फेल्यूर हीमोडायलिसिस फॉर पेरिटोनियल डायलिसिस इज इंस्टीट्यूटेड टू रिमूवल द एक्सेस मैग्नीशियम। अब हमें क्या करना है,
अगर रीनल फेल्यूर है तो हमें क्या करना है, डायलिसिस करवाना है, हीमोडायलिसिस करवाना है, जिसके थ्रू क्या हो, जो मैग्नीशियम एक्सेस अमाउंट में जो बॉडी में जो प्रेजेंट है वो रिमूव आउट हो जाए। कैल्शियम ग्लूकोनेट इज एडमिनिस्टर्ड थ्रू IV टू रिजर्व द न्यूरोमस्कुलर एंड कार्डियक इफेक्ट्स ऑफ हाइपर मैग्नीशियमिया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, कैल्शियम ग्लूकोनेट एडमिनिस्टर करेंगे IV रूट के थ्रू, पैरेंटल रूट के थ्रू हम देंगे, जिससे कि और जो भी कार्डियक इफेक्ट्स हो रहे हैं, जो न्यूरोमस्कुलर जो फंक्शन जो अल्ट्रेशन हो रहे हैं वो मेंटेन हो सके। नेक्स्ट जो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो रहा है वो है फॉस्फेट। तो पहले हम फॉस्फेट देखते हैं कि क्या होता है, इसकी नॉर्मल रेंज क्या होती है। Most phosphate 85% is found in bones. It is primarily intracellular ions. About 14% is in intracellular fluid and the remaining 1% is in extracellular fluids. The normal serum phosphate level in the adult is 2.5 to 4.5 MEQ per लीटर। अब जो फॉस्फेट का जो लेवल है इसमें जो 85% जो फॉस्फेट होता है वो हमारे बोन्स में प्रेजेंट होता है। इसके अलावा जो रिमेनिंग जो 14% जो फॉस्फेट है वो हमारे इंट्रासेलुलर स्पेस में, इंट्रासेलुलर फ्लूइड्स में प्रेजेंट होगा एंड द लास्ट इज 1% जो रिमेनिंग जो फॉस्फेट है वो हमारे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड्स में प्रेजेंट होगा। तो इसकी नॉर्मल रेंज क्या होगी, 2.5 टू 4.5 MEQ पर लीटर होगी। नेक्स्ट हम देखते हैं फंक्शंस ऑफ फॉस्फेट। तो इसके फंक्शंस क्या हैं हमारी बॉडी में। इट असिस्ट इन मेंटेन एसिड बेस बैलेंस, ये हमारे बॉडी में एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन करने में हेल्प करता है। सेकंड फंक्शन इज फॉस्फेट इज वाइटल फॉर रेड ब्लड सेल्स फंक्शन एंड ऑक्सीजन डिलीवरी टू टिश्यू। अब ये एक वाइटल रोल प्ले करता है फॉस्फेट किस चीज़ में, जो हमारा ब्लड है, जो RBCs हैं उनके फंक्शन में और जो ऑक्सीजन को टिश्यू तक पहुँचाने में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब इसमें जो कंडीशन है फर्स्ट हाइपोफॉस्फेटेमिया। अब ये क्या कंडीशन होती है, इसमें जो फॉस्फेट का लेवल है वो नॉर्मल लेवल से कम हो जाता है। इन हाइपोफॉस्फेटेमिया सीरम फास्फोरस इज लेस देन 2.5 MEQ पर लीटर। अब इसमें क्या हो रहा है, जो फॉस्फोरस का लेवल है वो अपनी नॉर्मल रेंज से कम होगा, 2.5 MEQ पर लीटर से कम हो रहा है, तो इसलिए हम इसको हाइपोफॉस्फेटेमिया में कंसिडर करेंगे। लो सीरम फॉस्फेट लेवल में इंडिकेट ए टोटल बॉडी डेफिसिट ऑफ फॉस्फेट और a shift into the intercellular space which is the most common cause of hypophosphatemia. Decreased absorption or renal excretion of phosphate can cause hypophosphatemia. अब इसमें क्या हो रहा है, जो लेवल है फॉस्फेट का वो अपने नॉर्मल लेवल से कम हो रहा है, तो इसमें क्या हो रहा है, हमारी बॉडी में जो फॉस्फेट का जो लेवल है वो या तो इंटरसेलुलर स्पेस में शिफ्ट हो जा रहा है, ठीक है, तो फॉस्फेटेमिया जो कंडीशन है वो कॉज होगी, मतलब फॉस्फेट का लेवल कम हो जाएगा, या तो इसका एब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रहा है प्रॉपर, या तो फिर हमारी जो किडनी है रीनल फंक्शन प्रॉपर नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण ये क्या हो रहा है, अल्ट्रेशन जो किडनी है उसका उसमें जो फंक्शंस है उसके अल्टर्ड हो रहे हैं, इम्पेयर्ड हो रहे हैं, इस कारण से क्या होगा, हाइपोफॉस्फेटेमिया कॉज होगा। अब इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या होंगे। सीवियर हाइपोफॉस्फेटेमिया इफेक्ट्स वेरी मेजर ऑर्गन सिस्टम। अब ये कुछ ऑर्गन सिस्टम्स है जिस पर ये हमारे बॉडी के ऑर्गन्स पे इफेक्ट दिखाएगा। तो फर्स्ट हम देखते हैं CNS। अब CNS मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम। यहाँ पर क्या सिम्टम्स दिखेंगे, सिम्टम्स आर इरिटेबिलिटी, वीकनेस, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, कन्फ्यूजन, सीजर्स एंड कोमा। अब पेशेंट को इरिटेबिलिटी होगी, वीकनेस लगेगी, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन होगा, उसके साथ कन्फ्यूज़न भी होगा, पेशेंट को झटके भी आएंगे, सीजर्स, और पेशेंट कोमा में भी जा सकता है। अब हेमेटोलॉजिक कंडीशन में क्या होगा, इसमें क्या साइन एंड सिम्टम्स दिखाई देंगे, हीमोलाइटिक एनीमिया में डेवलप। अब यहाँ पर क्या होगा, RBCs का ब्रेकडाउन होने लगेगा और एनीमिया की कंडीशन डेवलप हो जाएगी। थर्ड जो साइन एंड सिम्टम्स हैं मस्कुलोस्केलेटल। अब यहाँ पर क्या साइन एंड सिम्टम्स दिखाई देंगे, मसल वीकनेस, मसल सेल डिस्ट्रक्शन कैन लीड टू एक्यूट रीनल फेल्यूर। यहाँ पर क्या होगा, मसल्स में वीकनेस दिखाई देंगी, जो सेल्स हैं उनका डिस्ट्रक्शन होने लगेगा और एक्यूट रीनल फेल्यूर होगा। रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या सिम्टम्स दिखाई देंगे, चेस्ट मसल वीकनेस,
और जीआई सिस्टम में क्या होगा, एनोरेक्सिया होगा, नोजिया एंड वॉमिटिंग। एनोरेक्सिया मीन्स लॉस ऑफ एपेटाइट, पेशेंट को भूख नहीं लगेगी, साथ में वॉमिटिंग टाइप का फील होगा, उन्हें नोजिया होगा जिसे हम कहते हैं, और वॉमिट होगी। इसका मैनेजमेंट क्या देखेंगे हम, फर्स्ट इम्प्रूव डाइट। क्या करेंगे हम, यहाँ पर फॉस्फेट की कमी हो रही है जिसके कारण हाइपोफॉस्फेटेमिया कॉज हो रहा है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसको डाइट में फॉस्फेट देंगे, उसकी डाइट को इम्प्रूव करेंगे। सेकंड, ओरल फॉस्फेट सप्लीमेंट, वही है कि हम क्या करेंगे, उसको ओरली सप्लीमेंट देंगे जिसमें फॉस्फेट इंक्लूड हो। IV फॉस्फेट इज गिवन व्हेन सीरम फॉस्फेट आर लेस देन 1 mg/dl। अब हम IV फॉस्फेट देंगे कब, जब फॉस्फेट का लेवल 1 mg/dl से कम हो जाएगा। तो इसका मैनेजमेंट था। नेक्स्ट जो डिसऑर्डर है हाइपर फॉस्फेटेमिया, अब वो हाइपो की कंडीशन थी, अब हम देखते हैं हाइपर की कंडीशन में क्या होगा, फॉस्फेट का लेवल अब यहाँ पर इंक्रीज होगा। एक्सेस अमाउंट ऑफ फॉस्फेट इन द बॉडी इज कॉल्ड हाइपर फॉस्फेटेमिया। क्या है इसमें, एक्सेस अमाउंट में फॉस्फेट हमारी बॉडी में एक्यूमुलेट हो रहा है जिसके कारण जो कंडीशन अराइज होगी उसको हम हाइपर फॉस्फेटेमिया कहेंगे। इट मीन्स लेवल्स ऑफ फॉस्फेट मोर देन 4.5 MEq/L। यहाँ पर क्या होगा, जो लेवल है फॉस्फेट का वो अपने नॉर्मल रेंज से ज़्यादा हो जाएगा। तो जो नॉर्मल रेंज से ज़्यादा होगा मतलब 4.5 MEq/L से ज़्यादा होता है तो हाइपर फॉस्फेटेमिया में उसको कंसिडर करते हैं। अब इट कैन अकर ड्यू टू, ये इसके क्या रीजन्स हो सकते हैं, एक्यूट और क्रोनिक रीनल फेल्यूर इज द प्राइमरी कॉज ऑफ इम्पेयर्ड फॉस्फेट एक्सक्रीशन। एक्यूट या फिर क्रॉनिक रीनल फेल्यूर हो गया है पेशेंट को, जिसके कारण क्या होगा, जो उसके फंक्शंस होंगे वो अल्टर्ड हो जाएंगे और क्या होगा, फॉस्फेट का एक्सक्रीशन नहीं हो पाएगा जिसके कारण हाइपर फॉस्फेटेमिया कॉज होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं साइन एंड सिम्टम्स क्या होंगे इसके, मसल क्रैम्प्स एंड पेन, टिंगलिंग अराउंड द माउथ, मसल स्पाज्म एंड टेटानिया। अब यहाँ पर क्या होगा, मसल्स में क्रैम्पिंग होने लगेगी, साथ में पेन होगा, टिंगलिंग सेंसेशन होने लगेगा, स्पेशली माउथ की जो मसल्स हैं वहाँ पर टिंगलिंग सेंसेशन होने लगेगा, स्पाज्म होने लगेगा और टेटानी हो जाएगा, मतलब अब बोन्स भी यहाँ पर अफेक्टेड होगी। अब नेक्स्ट इसका मैनेजमेंट है, एलिमिनेशन ऑफ द फॉस्फेट कंटेनिंग ड्रग्स एंड इंटेक ऑफ फॉस्फेट रिच फूड सच एज मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स आर रिस्ट्रिक्टेड। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे फॉस्फेट का लेवल यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है हमारी बॉडी में, इसलिए हमें उसको कम करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो फॉस्फेट जो कंटेनिंग ड्रग्स ले रहे हैं या फिर फूड्स ले रहे हैं या कुछ ऐसी डाइट ले रहे हैं जिसमें फॉस्फेट की क्वान्टिटी इंक्लूड हो, तो हमें उसको एलिमिनेट करना है, ठीक है, कम करना है। जैसे कि मिल्क हो गया या फिर मिल्क प्रोडक्ट्स हो गए हैं, इसमें फॉस्फेट की जो फॉस्फेट का अमाउंट है वो ज़्यादा होता है, तो हमें ये डाइट को रिस्ट्रिक्टेड करना है, ठीक है, डाइट नहीं लेना है, जिससे क्या होगा, फॉस्फेट का लेवल बॉडी में बढ़ेगा नहीं, कम हो जाएगा। इफ़ रीनल फंक्शन इज एडिक्वेट, IV नॉर्मल सलाइन मे बी गिवन टू प्रमोट रीनल एक्सक्रीशन ऑफ फॉस्फेट। अब यहाँ पर क्या है, रीनल फंक्शन अगर एडिक्वेट है, अगर प्रॉपर फंक्शनिंग में है हमारी किडनी, तो हम IV देंगे नॉर्मल सलाइन को, जिसके थ्रू क्या होगा, जो रीनल एक्सक्रीशन है वो हो जाएगा, जो फॉस्फेट है वो बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। तो क्लास हमने देखे लास्ट जो हमारे रिमेनिंग इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंस थे, जिसमें हमने मैग्नीशियम और फॉस्फेट के बारे में देखा। तो आज हमारी ये यूनिट कंप्लीट हो गई है। अब टुमारो हम नेक्स्ट यूनिट को स्टार्ट करेंगे। थैंक यू क्लास।